गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट टॉपिक आज हम कर रहे हैं। हमने जो टॉपिक बोले थे उनमें से लास्ट टॉपिक है ये लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कि लीगल इफेक्ट क्या है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कि जैसे ही मेमोरेंडम आर्टिकल आपने साइन किए, आपके और कंपनी के बीच में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया है। अब आप बाउंड हो बीइंग ए मेंबर ऑफ द कंपनी, बीइंग ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ये जो एग्रीमेंट है इससे आपको क्या अथॉरिटी मिली, क्या अथॉरिटी नहीं मिली, इस चीज के रिगार्डिंग ये टॉपिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही एमओए रजिस्टर्ड हो गए, देर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कि कंपनी मेंबर के लिए बाउंड हो गई, मेंबर को सारे राइट देने के लिए बाउंड हो गई जो उसने अपने आर्टिकल में बोला। और बीइंग ए शेयर होल्डर मैं भी बाउंड हो गया कॉल मनी पे करने के लिए, या कंपनी के साथ मैंने जो एओए में जो भी बातें कही हैं उन सारी बातों के लिए। तो यही कहा है मेमोरेंडम आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी and its member to the same extent as if they have been signed by the company and by each member to observe and be bound by the provision of memorandum or article। कि आर्टिकल और मेमोरेंडम जैसे ही रजिस्टर हो गए, ये मान लिया गया कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी और इसके मेंबर के बीच में, और दोनों ही बाउंड है और दोनों ही ऑब्जर्व करेंगे, बाउंड भी है सारे प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ऑल्सो ओन मनी पेबल, जितनी भी पैसे आपने पे करने हैं वो क्या हो गया, डेट हो गया। और इसके रिगार्डिंग हमने एक लास्ट क्लास में छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, जो मनी पेबल है वो डेट तो हो गया है लेकिन प्रॉपर नोटिस के बिना आप एनफोर्स नहीं कर सकते। तो अब मेमोरेंडम आर्टिकल कितने एक्सटेंड तक बाउंडिंग करते हैं, इसके लिए चार चीजें हमें पढ़नी है। कंपनी टू द मेंबर, मेंबर टू द कंपनी, मेंबर इंटर से, और कंपनी टू द आउटसाइडर। कि मेमोरेंडम आर्टिकल बाउंड कैसे करते हैं मेंबर को, कम के आर्टिकल मेमोरेंडम कैसे बाउंड करते हैं कंपनी को, आर्टिकल मेमोरेंडम कैसे आपस में मेंबर्स को बाउंड करते हैं, क्या एक आउटसाइडर भी बाउंड है कंपनी के आर्टिकल मेमोरेंडम से, बोले नहीं। फोर्थ का तो आंसर सीधा सीधा ना है क्योंकि उसने साइन ही नहीं किए। तो बाइंडिंग इफेक्ट कैसा है उसके ऊपर, कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किया तो उसके लिए तो कोई बाइंडिंग नहीं है, उसके लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। वहीं पहला हमारा टॉपिक है मेंबर बाउंड टू द कंपनी। मेंबर क्या बाउंड है, मेंबर वो जो अनपेड मनी, जो अनपेड कॉल्स है उनको पे करने के लिए बाउंड है, ये हमने पता है। कि मेमोरेंडम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन द मेंबर ऑफ ए कंपनी, therefore member as a member are bound to the company, each member must observe the provision of memorandum article। ये तो कोई बात नहीं है, सिंपल लिखा है। each member is bound by the convent, जो टर्म्स एंड कंडीशंस कहां लिखी है, जो टर्म्स एंड कंडीशन मेमोरेंडम में लिखी हैं एज ओरिजिनली, या जो अल्टरेशन के बाद भी जो भी आएंगी, मेंबर इज बाउंड। तो मेंबर बाउंड है उनको मानने के लिए। In another case, a shareholder could not enter into agreement which was contrary to or inconsistent with the article of the company। यही केस लो आपसे पूछे जाते हैं, क्या शेयर होल्डर किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जो क्या कर दे, जो कॉन्ट्रेरी हो या इनकंसिस्टेंट हो कंपनी के आर्टिकल्स के, बोले नहीं। कि बाइंडिंग इफेक्ट यही है कि आप ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे आप किसी कंपटीटर के, आप कंपटीटर नहीं बन सकते कंपनी के, अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा है ना कि आप कंपीटिंग बिजनेस में नहीं आ सकते, तो आप कंपीटिंग बिजनेस में नहीं आ सकते। लिखा है कि आप यहां से जो यहाँ इस कंपनी के मेंबर हो, तो आप किसी ऐसे पर्सन को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते जो हमारे कंपटीशन में हो। तो ये बाइंडिंग इफेक्ट है कि मेंबर बाउंड है। ठीक है, जैसे केस लो दिया गया कि एक मिस्टर ए है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट हो गया तो इसका वो जो रिसीवर था, ऑफिशियल रिसीवर असाइनी अपॉइंट किया गया। अब कंपनी के तो आर्टिकल में लिखा था कि अगर कोई बैंकक्रप्ट हो जाता है तो उसके शेयर कंपनी खरीद लेगी। दैट मीन्स किसी और को बेच दिए जाएंगे, जिसको डायरेक्टर चाहेंगे, जिसको कंपनी चाहेगी और जिस वैल्यू पे चाहेगी। लेकिन जो रिसीवर था, असाइनी था, उसने कोर्ट में जाके केस कर दिया, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये माना गया कि मेंबर बीइंग ए मेंबर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो बाउंड था। तो यही कह रहा है बोल एंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर एंड कंपनी में, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी कंटेन ए क्लॉज कि अगर किसी मेंबर की बैंकरप्सी होती है तो उसके शेयर दूसरे पर्सन को सोल्ड किए जाएंगे और प्राइस फिक्स बाय डायरेक्टर। बी ए शेयर होल्डर जो जिसको डिक्लेयर कर दिया गया बैंकरप्ट, उसके ट्रस्टी ने क्लेम किया कि ही वाज नॉट बाउंड बाय दीज प्रोविजन, एंड उसकी लिबर्टी है कि वो किसको भी सेल करना चाहे और किसी भी वैल्यू पे।
It was held that trustee was bound by the article as the share were purchased by B in terms of article. जो शेयर परचेज किए गए थे वो आर्टिकल के हिसाब से परचेज किए गए थे, इसीलिए ट्रस्टी बाउंड है, ऐसे किसी को सेल नहीं किया जा सकता, कंपनी के ही चलेगी यहाँ पे। दूसरा, कंपनी बाउंड टू मेंबर, तो कंपनी भी तो बाउंड है मेंबर को वो सारे राइट सारी चीजें देने के लिए जो उसने कही थी। डिविडेंड मिलेगा, नोटिस मिलेगा, मीटिंग अटेंड कर पाओगे, ये सारे बोला था ना, तो ये सारी चीजें तुम भी पूरा करो। और ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो शेयर होल्डर के पैसे को डुबा दे, ऐसा भी नहीं करना। Since article constitute a contract binding the company to its member in their capacity as a member can bring an action, तो member क्या कर सकता है, केस कर सकता है for infringement by it of the memorandum or article, कि कंपनी जब MOA एंड AOA के अगेंस्ट में कुछ भी करेगी, तो आपको याद है ना, क्लास एक्शन सूट है या वो जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, वहां पे ये चीजें आती थी, क्लास एक्शन सूट में बेसिकली आती थी ये, कि अगर कंपनी MOA के अगेंस्ट में जा रही है या कंपनी कोई ऐसा एक्ट कर रही है विच इज कॉन्ट्रेरी टू मेमोरेंडम और आर्टिकल, कोई ऐसा रेजोल्यूशन, कोई ऐसा एक्ट जो कॉन्ट्रेरी है, तो मेंबर कंपनी को लेके भी केस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल मेंबर कैन सू द कंपनी फॉर एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग इट फ्रॉम इनप्रॉपर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल मेंबर सू कर सकता है कंपनी को फॉर एन इंजेक्शन लगाते हुए कि उसे रिस्ट्रेन कर रहे हैं इनप्रॉपर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, कि कंपनी इनप्रॉपर तरीके से डिविडेंड की पेमेंट कर रहा था और मेंबर सू कर रहा है, इंजेक्शन ले रहा है कि रोक लगाई जाए कंपनी जिस तरह से पेमेंट कर रही है, कंपनी का ये जो एक्ट है ये गलत है, इस एक्ट पे बैन लगना चाहिए। तो कंपनी बाउंड है टू द इंडिविजुअल मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑर्डिनरी राइट्स एज ए मेंबर, जो भी राइट्स है। नॉर्मली एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ द आर्टिकल मेजोरिटी लेकर आती है, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जहां पे इवन एक सिंगल मेंबर भी केस कर सकता है। एग्जांपल है 245 क्लास एक्शन सूट। इंडिविजुअल या माइनॉरिटी मेंबर्स कांट ब्रिंग सच ए सूट एक्सेप्ट, वैसे तो जनरली मेजोरिटी मेंबर केस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पे इंडिविजुअल भी केस किया जा सकता है, जैसे जहां पे एनफोर्स कराने हो पर्सनल राइट ऑफ ए मेंबर, प्रिवेंट करना हो कंपनी को डूइंग अल्ट्रा वायरस इलीगल फ्रॉड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑलरेडी बता चुका हूं। इस तरह के एक्ट में सिंगल मेंबर भी एक्ट कर सकता है। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका पेपर में। ठीक है, लास्ट क्लास में दिखाया था ना। मेंबर बाउंड टू मेंबर, क्या इंटर से है, क्या एक मेंबर बाउंड है दूसरे मेंबर से, बोले यस। कैसे, आर्टिकल की वजह से। भाई एक मेंबर को कुछ ऐसा नहीं करना है ना जिससे दूसरे मेंबर के राइट इफेक्ट हो, तो आर्टिकल कहते हैं ना ये चीज है। एज बिटवीन मेंबर इंटर से ईच मेंबर इज बाउंड बाय द आर्टिकल टू द अदर मेंबर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ने उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया, बोले नहीं, आर्टिकल की वजह से दोनों बाउंड है, आर्टिकल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं किया उनके ऊपर। दस ए मेंबर ऑफ ए कंपनी के पास कोई राइट नहीं है टू ब्रिंग ए सूट टू एनफोर्स द आर्टिकल इन हिज ओन नेम अगेंस्ट द एनी अदर मेंबर और मेंबर्स। ये कंपनी इज द राइट पर्सन, अगर मैं सीधी सी बात करूं, कंपनी इज द राइट पर्सन या मेजोरिटी राइट पर्सन है जो ये डिसाइड करेंगे कि कोई केस करना है या नहीं करना है। एक मेंबर दूसरे मेंबर पे बोले कॉल मनी नहीं दी तूने, तेरे ऊपर केस करूंगा, तुम थोड़ा कर सकते हो, कंपनी करेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक मेंबर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और पैसे नहीं दिए कंपनी के, भाई कंपनी के साथ तो क्या कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें कंपनी से क्रेडिट परचेज कर ली, बाद में पैसे नहीं दिए, तो क्या तुम केस कर सकते हो, बोले नहीं, कंपनी इज अ प्रॉपर पर्सन जो केस कर सकते हैं, मेंबर एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। इट इज द कंपनी अलोन विच कैन सू द ऑफेंडर टू प्रोटेक्ट द एग्रीव्ड मेंबर, इन दिस वे राइट ऑफ ए मेंबर इंटरेस्ट आर रेगुलेटेड। ए शेयर होल्डर में हाउएवर सू अपने नाम से कर सकता है टू रेस्ट्रेन अदर फ्रॉम डूइंग फ्रॉडलेंट और अल्ट्रा वायरस एक्ट। आर्टिकल डू नॉट अफेक्ट और रेगुलेट द राइट अराइजिंग आउट ऑफ ए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दो मेंबर्स के बीच में क्या हो गया, तो आपस में देखेंगे, वहां जाके हमें कोई मतलब नहीं है, और मेंबर का अगर कोई लेना देना नहीं है तो कंपनी देखेगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। लास्ट टॉपिक, क्या मेंबर आपस में भी बाउंड है, बोले नहीं। आउटसाइडर का मतलब जो पर्सन मेंबर नहीं है
और जो मेंबर ही नहीं है जो कंपनी का, चाहे वो डायरेक्टर हो सोलिसिटर हो, हमें कोई मतलब नहीं, जो मेंबर नहीं है उसको बाउंड भी नहीं किया जा सकता। इवन इन रिगार्ड टू मेंबर, आर्टिकल बाइंड द कंपनी टू देम इन देयर कैपेसिटी एज ए मेंबर। आर्टिकल सिर्फ बाइंडिंग है किसके लिए? कंपनी के लिए, कंपनी के मेंबर्स के लिए, आउटसाइडर के लिए नहीं। ठीक है। एज बिटवीन द आउटसाइडर नाइदर द कम मेमोरेंडम और आर्टिकल गिव एनी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू द आउटसाइडर or its member even though the name of outsider are mentioned in those documents in connection with arrangement। कुछ भी हो, आर्टिकल कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं देता है इवन अपॉन ए मेंबर इन अदर कैपेसिटी। मेंबर वाली कैपेसिटी में तो है, लेकिन अदर देन मेंबर वाली कैपेसिटी में आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। टू सक्सीड पार्टी को क्या करना पड़ेगा? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, जो टोटली अलग हो, यानी आपको एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल में लिखा था कि सोलिसिटर को क्या नहीं किया जा सकता? रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर मिसकंडक्ट। लेकिन क्या ये आर्टिकल एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? कंपनी और सोलिसिटर के बीच में? बोले नहीं। ये यही तो पढ़ा ना, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना करना पड़ेगा अगर पार्टी को सक्सीड करना है। आर्टिकल मेंबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, आउटसाइडर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आर्टिकल में कुछ लिखा हो, तुम्हें ये नहीं कह सकते कि मैं तो परमानेंट कंपनी का हो गया। बोले ना ना, देयर इज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो माना जाएगा। कंपनी ने उसकी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी और उसने कंपनी को सू कर दिया फॉर डैमेजेस। इट वाज हेल्ड दैट ही हैज नो कॉज ऑफ एक्शन बिकॉज आर्टिकल डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड हिमसेल्फ। तो उसका एक्शन क्या कर दिया गया? डैमेज, इसका एक्शन डिसमिस कर दिया गया कि तुम कोई एक्शन नहीं ले सकते। मेंबर की कैपेसिटी में ले सकते थे, बट मेंबर और सोलिसिटर तो दो अलग अलग कैपेसिटी हो गई। तो मेंबर वाली कैपेसिटी में तुम्हें राइट्स ना मिले तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम ब्रीच का केस कर दो कंपनी के ऊपर। लेकिन अगर सोलिसिटर वाले पोजीशन की बात करें तो वो तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता है। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो आर्टिकल भूल जाओ, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, उसके हिसाब से ब्रीच का केस कर दो। ठीक है। लेकिन ये जो अप्रोच है लेटर कोर्ट ने मॉडिफाई की। लेटर कोर्ट ने क्या करी? मॉडिफाई करी। और कोर्ट ने क्या बोला? while the article cannot create a contract between company or any other person other than a member in capacity as a member, they may indicate the basis upon which a contract may be made by the company। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है वेदर विद ए मेंबर और एनी अदर पर्सन, तो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी इन द आर्टिकल विल बी टेक्निकली अडोप्टेड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी उस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए जो आर्टिकल में है, अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द नेगेटिव फॉर्म और वेरिड बाय द कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ। लेकिन अगर आर्टिकल वाली चीजें आपने नहीं डाली कॉन्ट्रैक्ट में, या उनको स्पेसिफिकली आपने वेरी नहीं किया या स्पेसिफिकली मना नहीं किया, तो ये मान लिया जाएगा कि जो आर्टिकल में है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी है। ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू बाद में चेंज हुआ। क्या कहा गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि अगर आर्टिकल में कुछ लिखा है, आर्टिकल में अगर कुछ लिखा है और कॉन्ट्रैक्ट में आपने वो क्या नहीं किया, उसे वेरी नहीं किया, या कॉन्ट्रैक्ट में आपने नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा, तो ये माना जाएगा कि जो आर्टिकल में लिखा है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी है। ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भी है। ठीक है। द कंडीशन स्टेटेड इन आर्टिकल विल बी टेक्निकली अडोप्टेड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज अडोप्ट कर लेगा उन्हें, अनलेस नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया हो या कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन की गई हो। क्वेश्चन की डायरेक्टर बाउंड है बाय द वट एवर इज कंटेन्ड इन आर्टिकल या नहीं। इन दिस केस डायरेक्टर ने अगर कॉन्ट्रावेंशन किया प्रोविजन का, तो डायरेक्टर रेंडर देमसेल्फ लाइबल फॉर एन एक्शन बाय द मेंबर। ऑन द अदर हैंड मेंबर रेटिफाई भी कर सकते हैं उनके एक्ट को अगर विद इन द पावर है, और अगर कोई लॉस हुआ है तो रिम्बर्स करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आर्टिकल बेसिकली बाउंड भी कर रहे हैं डायरेक्टर को कि उन्हें जो एक्ट करना है वो ढंग से करना है। लेकिन अगर वो ढंग से एक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी चीज गलत है, और ये चीज गलत है तो दैट मीन्स उनको भी लाइबल ठहराया जा सकता है। किनको लाइबल ठहराया जा सकता है? इवन डायरेक्टर्स को भी लाइबल ठहराया जा सकता है पर्सनली, अगर उन्होंने भी क्या नहीं किया, ढंग से एक्ट नहीं किया है। डन। ठीक है। ये एक केस लो था। ठीक है। एक चीज ये याद रखनी है कि बैक डेट से कुछ नहीं हो सकता है। एक चीज तो ये याद रखनी है कि बैक डेट से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। ये अभी वाला है कि कंपनी को लॉस हो गया डायरेक्टर के एक्ट की वजह से, तो डायरेक्टर को लाइबल ठहराया जा सकता है। तो ये वो वाला पॉइंट है आपका।
कि डायरेक्टर ने ऐसा एक्ट कर दिया जो बियॉन्ड था, तो ये लायबल ठहरा दिया। ठीक है, ये आर्टिकल में अमेंडमेंट की गई और एक नया आर्टिकल डाला गया कि सर्विस ऑफ एम्प्लॉय टर्मिनेट किया जा सकता है अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जाता है। रवि बीइंग एन एम्प्लॉय फाइल्ड हिज नॉमिनेशन पेपर फॉर कंटेक्टिंग इलेक्शन, बट नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए ड्यू टू टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटी। रवि को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया 1 फरवरी 2020 से। ये डिसाइड करना है कि क्या कंपनी का एक्शन सही है या नहीं है। तो सही है ना, कंपनी के आर्टिकल में अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उस चीजों से है। ये वाला ये रहेगा। Individual or minority member can't bring a suit except when is intended for enforcement of personal right to prevent the company from doing ultra-virus illegal fraud or operation mismanagement. Discuss with the help of decided case law और distinction between ultra-virus illegal and personal right के बीच में। तो ये इस तरह के केस लो आते हैं, तो इनको ध्यान रखना है कि क्या इस तरह की चीजें पॉसिबल है। यस, हमने क्या कहा, जनरली तो मेजोरिटी केस करती है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे इंडिविजुअल या माइनॉरिटी मेंबर्स भी केस कर सकते हैं अगर कंपनी कुछ भी ऐसा कर रही है तो। ठीक है, तो ये इस तरह के केस लो मैंने पहले ही कहा, यहां से इस चैप्टर में से सिर्फ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को हैरानी है कि पूछा ही नहीं मेमोरेंडम क्या है, क्लोज क्या है, कभी नहीं पूछा। आर्टिकल क्या है, क्या होता है, कभी नहीं पूछा। पूछा ही गया है, ये डॉक्टराइन पूछी है, पूछा ही गया है, इन्हीं चीजों में से टॉपिक में से क्वेश्चन किए गए हैं। तो ये आपको मैं इसीलिए ये टॉपिक कराए हैं, स्पेसिफिकली ध्यान रखना इन सारी चीजों का। ये जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है या कोई भी टॉपिक है, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मायने रखेंगे और इन्हीं में से ज्यादातर पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्टेड बेसिस पे मैंने टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको टॉपिक करा दिए जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट बेसिस पे ये क्लासेस हो रही हैं मार्च अप्रैल में 2 महीने। आपको जो भी चैप्टर करना हो या कोई भी चैप्टर समझना हो, कोई टॉपिक समझना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये टॉपिक बता सकते हैं। फिर उस टॉपिक पे मैं क्लास ले लूंगा रिवीजन बेसिस पे, या अगर आपको स्पेसिफिकली टॉपिक समझना है तो उससे टॉपिक पे बहुत आराम से एक क्लास हम ले लेंगे, जितनी भी टाइम की होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहो तभी जाके पास होगे, और लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिख नहीं रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप सीधा पेपर में जाके लिखोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिखने की हैबिट अपनी जनरेट करो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।